नमस्कार, आप चित्रा जेटली। आप विनय विश्व विंची ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद है आपको हमारी पिछली कहानी वो जो आदमी है ना पसंद आई। आओ कहानी सुनी को आप जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सब्सक्राइबर की थोड़ी कमी है। वो क्या है कि आप देख जरूर रहे हैं पर एक बटन रहता है सब्सक्रिप्शन का, वो और लाइक करना थोड़ा सा उसमें कमी होती है। उससे क्या है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो साहित्य को बढ़ावा मिलेगा, हमारा रीच ज्यादा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। इस श्रृंखला में जो अब एक नए कहानीकार हम आपके सामने लेकर आए हैं उनका नाम है कमलेश्वर। कमलेश्वर हिंदी साहित्य में जाने माने नाम है, हिंदी फिल्म जगत में भी उनका बड़ा योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी फरार। उसके पैर एक बार थरथराए, शरीर कांप कर रह गया। टांगों में लपेटी हुई खाकी पट्टियां सर्द ओस में नम हो गई। अकड़ी हुई पेशावरी का फीता एड़ी के नस पर बुरी तरह चुभ रहा था। साफे की लटकन गर्दन में उलझी थी। हाथ की बल्लम की मूठ उसने एकदम जमीन पर पटकी और कांपती हुई आवाज में चीख उठा, जागते रहो। चारों तरफ सन्नाटा था। बर्फीली हवा का जोर बढ़ता जा रहा था। तारे बर्फ के चमकदार टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। चांद साबुन के जिलेटिन की तरह रैपर में छिपा था। सड़क का मोड़ कोहरे में डूबा था। म्युनिसिपालिटी का लैंप धीरे धीरे 1 गज के दायरे में प्रकाश कर रहा था। एक बार वो फिर चीखा, जागते रहो। और उसकी आवाज दीवारों से टकराती हुई दूर हवा के साथ है। कोई प्रतिध्वनि नहीं, जैसे सब जहर खाकर लेट गए। उसे लगा जैसे वो कोई कमजोरी सा महसूस कर रहा है। एक आवाज तक नहीं, किसी जागते हुए जोड़े की आपसी बात तक नहीं। इससे अच्छी तो वो बस्ती है जहां लुहार चमार रहते हैं। एक आध घर से गाली गलौज, कहीं कुल्हड़ों के फेंकने की आवाज। अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम ओढ़ने के अभाव में सर्दी लगने पर कुलबुलाते चीखते हुए एक आध बच्चे तो रहते ही हैं। उनकी चीख और उनकी पीठ पर पड़े हुए धमाधम 2-4 घूंसे, कुछ हल्के हल्के कोसना, रात भर कुछ रौनक तो रहती है। इतना अकेलापन तो नहीं रहता। उसने देखा वह राम नारायण मिठाई वाले की दुकान के पास था। 4 ईंटें गोबर के लिपे एक चबूतरे पर एक और रखी थी। काला सा पटला दीवार के सहारे टिका जिस पर वह दही का कोंडा और जलेबियों का थाल रखता है। भट्टी की आग बुझ चुकी थी। कंधे की बुलबुल में एक खजूरी कुतिया पूंछ सिकोड़े लेती थी। उसने बल्लम की नोक से उसकी पसलियों में पूंछ दिया। कुतिया चिचियाती हुई भागकर खो गई। उसे कुछ सहारा सा अपनी बल्लम चबूतरे से टिकाते हुए उसने तनी आराम की सांस ली। चारों तरफ का सन्नाटा सर्दी में सिकुड़ कर जैसे केवल उसके आसपास भर गया। रात का वीरान एकाकीपन उसे बुरी तरह खल रहा। वह खड़ा था कि कुत्ता भौंकने लगा और उसकी नजर उधर अटक गई तो देखा एक आदमी सामने वाले मकान के बरामदे में छिपने की कोशिश कर रहा। इसका सर धो गया पौरुष जैसे लौट आया। अपनी बल्लम को कसकर पकड़ते हुए उसने रोबीली आवाज में पुकारा, कौन है? उत्तर न मिलने पर वह उधर पड़ा तो देखा आदमी लौट पड़ा था। कुछ भड़कते हुए उसने पूछा, कौन हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही लेटने की जगह ढूंढ रहा था, उस आदमी ने तनिक घबराहट से कहा। इस वक्त और लेटने की जगह? घूरते हुए परशुराम पहरेदार ने कहा और उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। हाँ, मेरे साथी बिछड़ गए थे और मेरे पैर में चोट है, उस आदमी ने कहा। तो परशुराम ने कहा, सोचा कि रात यही काट लूं, सुबह अपने रास्ते चला जाऊंगा। इजाजत हो तो पीठ टेक लूं। पर बगैर ओढ़ने बिछोने के कैसे इस ठंडे खरिंजे में पड़े रहोगे? और तुम्हारी टांग से तो शायद खून बह रहा है। हाँ, पुराना घाव है, ज्यादा चलाई पड़ने पर रिसने लगता है। तब तो तुम्हें काफी तकलीफ होगी। चलो रात मेरी कोठरी में काट लेना, यहीं पास ही है। परशुराम बोला। उस आदमी की कांपती हुई टांगों, बहे हुए गिरवे खून और कभी कभी कस से बच जाने वाले दांत, सबको देखकर उसके हृदय में निर्भीता से आ गई। ये एक वकील का मकान है, उसी का ये बरामदा है। वो आदमी कितने आराम से एक गर्म बिस्तरे में पड़ा हुआ।
और एक ये बेचारा शायद सुबह तक इस ठंडक में ऐंठ जाता। वो आदमी लंगड़ाता हुआ नीचे उतर आया। कुछ सहमी सी नजर से उसने परशुराम को ताका और बोला, नहीं, मैं यही लेटा रहूंगा। जान देनी है क्या? जल्दी लपक आओ, यहीं पास ही तो है कोठरी। लंगड़ाता सा वह आदमी उसके साथ चलने लगा, पर उसकी चाल से इतना अवश्य मालूम पड़ता था कि उसके पैर बहुत चलने के आदी रह चुके। परशुराम ने तो जैसे अपनी थकान से छुट्टी पा ली, वो उसी के साथ बढ़ता जा रहा था। कहाँ से आए हो? परशुराम ने पूछा। वो आदमी खामोश रहा। उसके कुछ पीछे चलता रहा। उसके दिमाग में कुछ आया, ये पहरेदार है। इतनी रात में मुझे पाकर उसे कुछ शक तो नहीं हुआ ये किधर ले जा रहा है? शायद इसके मन में कुछ और है। क्यों ना पीछे से भाग लिया जाए। इसकी बल्लम बड़ी आसानी से छीनी जा सकती है। कमजोर तो है पर पुराना मालूम पड़ता है। शायद इस लालच से चल रहा हो कि कुछ मिल जाएगा, पर है कहाँ कुछ मेरे पास। हो सकता है इसने मुझे मामूली राहगीर समझा, पर मेरे बहते खून पर तरस खा गया। बहुत खामोश हो? पीछे देखते हुए परशुराम ने कहा। कितनी दूर है अभी? उसने पूछा। बस पहुंच गए, कहकर एक अंधी कच्ची गली में मुड़कर कुछ दूर चलकर वह घर के तले रुक गया। उसने दिया सलाई जलाई और चाबी घुमाई। छोटी सी खूंटे से बंधी बकरी मिमिया उठी। खाई हुई पीपल की टहनियां बिखरी हुई थी। भीतर घुसकर उसने डिबरी जलाई और मैली दरी को एक सा करने लगा। डिबरी की रोशनी में कोठरी कुछ चमकने लगी। दीवार के कोने से लगा हुक्का रखा था। एक आध पीतल के बर्तन और मिट्टी की अंगीठी भी वही थी। दरी के नीचे तसले का सिरहाना बनाकर उसने कहा, लो इधर आ जाओ, यहाँ इस पर। वह आदमी थका सा दरी पर बैठ गया। अपने पैर को दबाता हुआ बोला, और तुम? मैं तो अभी चला जाऊंगा, सवेरे हाजिरी भी देनी है ना। पर सर्दी तो बहुत है। नौकरी भी तो है, तुम आराम करो। पर मुझे मुंह अंधेरे जाना है। तो कौन सी दिक्कत है, आराम से चले जाना। उस आदमी के दिमाग में कुछ घूम गया। इस बात का क्या मतलब है? ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है और इसका इरादा क्या है? तभी टन टन करके 3 के घंटे को। एक गहरी सांस लेते हुए परशुराम ने कहा, चलो 3 घंटे तो बज गए, 2 घंटे और। अपनी टांगों को सूती दोहर से ढकते हुए वो आदमी लेट गया। परशुराम ने भी अपनी टांगों को कुछ ढीला कर दिया। कोठरी में गर्मी थी, कुछ आलस सा आ गया। थकान एकाएक उभर आई थी। क्या नौकरी है पहरेदार की, उल्लुओं की तरह रात भर जागना और चीखना। और आदमी भी कितना डरपोक हो गया। पैसे के कारण डरता है, रखवाली करना चाहता है। क्या रखवाली होती है इस तरह? कुत्ते भी तो चीखते रहते हैं रात भर। तभी बगल की कोठरी का लड़का चीख उठा। उसकी मां गालियों के साथ बड़बड़ाई। परशुराम का शरीर भी कुछ आराम चाहने लगा। एक बोरे पर वो भी लुढ़क गया। सोचा सवेरे उठकर हाजिरी दी जाएगी। कौन आता है इस वक्त कष्ट, इस सर्दी में जो पकड़ा जाएगा। उसने एकदम उस आदमी की तरफ ताका और पीठ बोरे पर टिका। वो भी परशुराम को देख रहा था। परशुराम महसूस कर रहा था कि वो आदमी शायद कम बातचीत पसंद करता है। एक बार गर्दन टेढ़ी करके उसने फिर उसे देखा कि शायद झपक गया, पर वो भी उसे ताक रहा। डिबरी जल रही थी और दोनों लेटे जाग रहे थे। परशुराम को उसकी नजरें तीखी लगी। तभी वो बोला, ये दीवार जिसके सहारे तुमने छप्पर डाला है 1.5 ईंट की मालूम पड़ती है। किसका घर है? अरे तेली का है, 4 पैसे हो गए तो पक्की 4 दीवारी भर खड़ी कर ली है। भीतर सब कच्चा है। कहकर वो खामोश हो गई और कोठरी के वातावरण में एक संशयात्मक खामोशी छा गई। डिबरी जल रही थी। दोनों कुछ देर आंख मूंद कर लेटे रहना चाहते, पर एक दूसरे को ताक लेते थे। परशुराम ने एक बार उधर देखा तो जाग रहा था। उसे लगा कि इस तरह उसका बार बार ताकना ठीक नहीं। क्या सोचता होगा ये? इतनी रात में जगह की तलाश में घूम रहा था, कोई उचक्का भी हो सकता है। पर तब तो मुझे देखकर भागने की कोशिश करता, पर पैर में चोट जो थी, भागता भी कैसे? पर पकड़े जाने के डर से कुछ बचाव तो जरूर करता, लेकिन क्या
बलम जो पास थी, नेक नहीं मालूम पड़ता, जरूर कोई उचक्का है। अगर कोठरी छोड़कर वो यूं ही चला गया तो हो सकता है ये सामान उठाकर ही भाग जाए। जरा सी रकम पर आजकल जाने तक चली जाती है। फिर यहाँ कोठरी में तो सब कुछ है, बदमाश का दिल और अकल न जाने किस वक्त बदल जाए। कुछ ठिकाना रहता है, पर बातों में तो। लेकिन इसे दीवार की मोटाई की कितनी परत है। कहता है ये 1.5 ईंट की दीवार है। सीन लगाने में उस्ताद मालूम पड़ता है। तभी एक गहरी सांस उस आदमी ने ली। परशुराम ने उसे देखा, वह जाग रहा था। उसकी शंका और भी दृढ़ हो गई। ये सोता क्यों नहीं, कैसे ताक रहा है? लगता है मौका ढूंढ रहा है। परशुराम को बार बार अपनी तरफ ताकते देखकर वो शंकित हो उठा। ये पहरेदार है, कहीं पकड़वाना दे, क्या ठिकाना। शायद जेब गर्म करने के लिए अभी तक जाग रहा है और बराबर ताकता है मुझे, ताकि मैं कुछ कहूं। बुरे फंस गए। जरा बदन के आराम के लिए कहां आ फंसा। अगर इसने पकड़वा लिया तो, अगर इसे मेरे ऊपर शक नहीं तो ये ड्यूटी पर जाता क्यों नहीं। वो यही सब सोच रहा था कि कुछ झपकी सी आए। निरंतर भाग दौड़ से थके पैर चकनाचूर थे और भाभी आराम चाहिए। आखिर कमरे का संशयात्मक वातावरण गुम हो गया, क्योंकि उसकी आंख लग गई थी। परशुराम ने एक बार संकोच से उधर ताका तो वो सो गया था। तो वो स्वयं उठकर बैठ गया। डिबरी के प्रकाश में उसका मुख चमक रहा था, जिस पर थकान थी। दिल की सारी अच्छी और बुरी भावनाओं की हताश धाराएं उस पर रेंग कर ठहर गई थी। वह झुका हुआ उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। 5 के घंटे बज चुके थे। परशुराम चुपचाप उठा, धीरे से किवाड़ खोले और सहारे से बंद कर बाहर छप्पर में आया। बकरी को सहलाया और उनके थनों पर छींटे मारकर मिट्टी के कटोरे में दूध धोने लगा। दूध का कटोरा एक और रखकर वो फिर कोठरी में घुसा। हंडिया में हाथ डाला तो खाली लौट आया। कोठरी में अभी अंधेरा, खबरें में कहीं कहीं जाले की तरह प्रकाश चमक रहा था। वो आदमी नींद में था। परशुराम सब काम बड़े आहिस्ता आहिस्ता करता रहा और फिर निकल कर और किवाड़ वैसे ही भीड़ कर गली में चला गया। किचन की टाट के पर्दे में झांका तो कोई जागा नहीं था। वह और आगे बढ़ गया। सारी गली के लोग इसी वक्त ठंडक में एक पलक झपकाकर आराम की नींद सो पाते थे। सब जगह खामोशी थी। रात भर चीखने वाले बच्चे और कोसने वाली माएं थककर अब सो रही थी। गली के आखिर पर जो कोठरी थी उसी का भगत कुछ तड़के उठता है। परशुराम इधर उधर देखता हुआ वहां पहुंचा और वापस आया तो गुड़ के टुकड़े उसकी अंजुरी में थे। लूले की तरह उसने बाह और घुटने से किवाड़ खोला। भीतर काफी रोशनी थी। डिबिर की रोशनी पिघलकर सुबह की सफेदी में मिल गई। रात वाला वो आदमी। परशुराम को थोड़ा अचरज हुआ। सोचा आंख खुली होगी तो यही कहीं गली में चला गया होगा। कोठरी में कोई ऐसी जगह भी तो नहीं, दिशा में दान की कोई जगह, कोई नाली वगैरह। दूध के कटोरे को उठाकर उसने गुड़ को डलियां करके उसमें डाली और उंगली से तोड़ तोड़ कर उसमें पिघलाता रहा। सोचा आग जलाकर दूध गर्मा ही दे, तब तक वो आ जाएगा। दूध गर्म हो गया। सुबह की रोशनी काफी फैल गई पर वो आदमी नहीं लौटा। तब परशुराम को थोड़ा होश आया। उसने कोठरी की सारी चीजों पर निगाह डाली। सब ठीक थी, अपनी जगह पर थी। तभी वो आदमी आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा शक से। परशुराम ने चाय उसकी तरफ बढ़ा दी तो पीते हुए वो धीरे से बोला, तुमने इतना विश्वास किया मुझ पर तो तुम्हें बता दूं क्या? कि मैं एक फरार बागी हूं। मेरे सिर पर 2000 का इनाम है। मेरे गांव में जहरवाद हो गया है। मैं तो बचूंगा नहीं। फिरंगी की पुलिस से बचकर भागता भी रहा तो एक दिन ये जहरवाद मुझे मार डालेगा। तो परशुराम ने पूछा। उसके कान खड़े थे। यही कि फिरंगी मेरी लाश के 2000 रुपये तो देने से रहे। मुझे तो मरना ही है, तो मुझे जिंदा ले जाकर उनके हवाले कर दो, तुम्हें 2000 मिल जाएगा। उस बागी ने कहा था। परशुराम उसे देखता रह गया था। कुछ दिनों बाद खबर फैली थी कि परशुराम ने
एक बागी को फिरंगियों के हाथों देकर 2000 रुपए का इनाम ले लिया था और दूसरे दिन परशुराम को फरार कर बागी हो गया। तो ये थी कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखित फरार। और आप फरार मत हो जाइए, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक और कहानी के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।